हाँ, सो हम वेव्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और वेव्स में लास्ट में हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेव्स। डन। ओके, टाइप्स ऑफ वेव्स समझा था हमने। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेव्स थे, वैसे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, प्रोपगेशन वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। याद है ना सब? ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टर्म्स इन वेव मोशन। मतलब कि ये जो वेव की जो मोशन है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि जो हमें पता होनी चाहिए जब अगर उसका हम वेलोसिटी का इक्वेशन लिखे या टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखे या कोई भी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का और व्हाट एवर वेव इक्वेशन लिखे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होगी, वो हमें पता होनी चाहिए। और एक्चुअली मेजरली एक दो शायद ना पता होगी, बाकी सारी टर्म्स हमें पता ही है। हमने 9th में भी पढ़ा था साउंड चैप्टर में। हमने लास्ट चैप्टर में जो ऑसिलेशंस था उसमें भी इसमें से बहुत सारी टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। फिर भी अगेन आया है तो हम फिर से डिस्कस करते हैं। छोटा छोटा ही है, उसमें बहुत लंबा लंबा टॉपिक दिया हुआ है कि भाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, लेकिन कहने का मीनिंग वही है जो हम समझे हुए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पहली टर्म है एम्पलीट्यूड, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। और जैसे कि ये हमारा वेव मोशन हो रहा है, जैसे कि ऐसे हम वेव मोशन साइन फंक्शन कॉस फंक्शन के टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करते हैं, तो ये जो हमारा वेव फंक्शन है उसमें ये मीन पोजीशन है, जो एक्स एक्सिस है वो क्या शो कर रही है? मीन पोजीशन। दिस इज मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से हमारा ग्राफ कितना ऊपर गया है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो मीन पोजीशन से y, मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ओके, मतलब अगर एम्पलीट्यूड गिवन है मतलब क्या है? इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन प्लस y डायरेक्शन और से माइनस y डायरेक्शन, मतलब से टॉवर्ड्स द क्रेस्ट और से टॉवर्ड्स द ट्रफ। लेकिन वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब ये वैल्यू जो होगी उससे ऊपर या उससे नीचे हमारा वेव जा सकता नहीं। दैट इज एम्पलीट्यूड। ओके, सिंपल। एम्पलीट्यूड से ऊपर की वैल्यू या एम्पलीट्यूड से छोटी वाली वैल्यू हमें डिस्प्लेसमेंट की मिलेगी नहीं, क्योंकि यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, वही है सेम। ओके, देन नेक्स्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मतलब एक वेव का लेंथ। इसे सोचोगे तो भी याद रह जाएगा। वेवलेंथ तोड़ दो तो वेव का जो लेंथ होता है उसी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो वेव का लेंथ मतलब क्या? एक साइकिल, जैसे कि ये एक वेव है। ओके, जैसे कि ये एक वेव है, यहां से शुरू हुआ और वापस वही जगह पे आ गया, मतलब ये वन साइकिल कंप्लीट हुआ। यहां से स्टार्ट होके ऐसे गया और यहाँ पहुंच गया, तो वन साइकिल कंप्लीट हो गया। ये वन साइकिल के लिए जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया आगे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो ट्रैवल किया वो तो हमने एम्पलीट्यूड बोल दिया। एक्स डायरेक्शन में जो ट्रैवल किया वही है हमारा क्या? लैम्बडा। ओके, दैट इज द वेवलेंथ। सिंपल है। वेव की लेंथ वो है वेवलेंथ। सिंपल, वर्ड को ही तोड़ दो तो समझ में आ जाएगा। वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये पूरा एक वेव था, तो पूरे एक वेव की कितनी लेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक? फिर ये क्यों नहीं ली सर? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना। ये पूरी एक क्रेस्ट वाली, एक पीक वाली और एक ट्रफ वाली। ओके, तो वो अगर हमने ले ली तो वो क्या है? हमारी वेवलेंथ। जैसे हम साउंड में पढ़े थे तो वहां पे क्लास 9 में क्या डेफिनेशन थी? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ, वो भी वेवलेंथ है। तो वो भी यही वैल्यू होगी। कौन सी? यहां से लेकर के ये एक क्रेस्ट और ये दूसरा क्रेस्ट, सक्सेसिव क्रेस्ट होना चाहिए। हाँ, फिर यहां से ऐसे एक तीसरा भी आएगा तो यहां से यहां का डिस्टेंस वो वेवलेंथ नहीं कहलाएगी। हाँ, सक्सेसिव क्रेस्ट मतलब इमीडिएटली एक के बाद दूसरा जो क्रेस्ट आएगा उसका। तो ये एक क्रेस्ट है और इमीडिएटली दूसरा ये क्रेस्ट है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज दी लैम्बडा। और टू ट्रफ बोल दो तो ट्रफ ये एक पहला है और ये दूसरा है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? लैम्बडा। ओके, तो दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस भी क्या है? हमारी लेंथ, वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या है? हमारी वेवलेंथ। और एक पूरी वेव कंसीडर कर लो अगर तुम पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल में, वो डिस्टेंस भी अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो वो भी हमारी वेवलेंथ ही है। सब कुछ सेम ही है, कोई भी वर्ड में बोलो। डन। हाँ, अगर ये और ये वाली वेवलेंथ 2i, मतलब
2 हर्ट्ज आहे. वेवलेंथ सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर आहे, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है. हाँ, तीनों के तीनों. ये अगर तुमने एक वेव की ये वेवलेंथ निकाल ली, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी 2 सेंटीमीटर होगा. 2 ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 2 सेंटीमीटर ही होगा. डन. ओके, तो ये था वेवलेंथ. थर्ड इज द टाइम पीरियड. तो जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एक ऑसिलेशंस के लिए जो भी टाइम लगता है उसको हमने टाइम पीरियड बोला था. जैसे हमारा पेंडुलम था, तो यहाँ से हमने छोड़ा, तो यहाँ से छोड़ा, यहाँ आया, ऊपर गया और फिर वापस यहाँ अपनी जगह पे फिर से आ गया. तो उसी को एक ऑसिलेशंस कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता था उसको हम टाइम पीरियड बोलते थे. वैसे ही यहाँ पर वेव की एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम लगेगा, वापस वही चीज. ओके, वेव की एक साइकिल मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, वापस नीचे आने रहा है, नीचे गया और नीचे जाके भी वापस आ गया, तो ये रिपीट हो गया. अब यहाँ से डिट्टो रिपीट होगा. ओके, तो ये पूरा एक वेव हो गया. तो ये वेव के लिए जो टाइम पीरियड लगा, कोई भी टाइम लगेगा ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 0.1 सेकेंड या 1 आवर, इतना बड़ा तो वेव होगा नहीं, लेकिन व्हाटएवर जो भी टाइम लगे उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड टी. ओके, तो वेव की 1 साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वही हमारा टाइम पीरियड है. हमें पता ही है, ये सब रिवीजन ही है. डन. ओके, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी. वेव की फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलेंगे, वेव फ्रीक्वेंसी. और ये वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे कि लास्ट चैप्टर में ऑसिलेशन में हमने डिस्कस किया था, सेम 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे. तो 1 सेकंड में कितने वेव हो रहे हैं, अभी हमने वेवलेंथ बोला, अब हम क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ मतलब एक वेव के लिए पर्टिकुलरली एक वेव कंप्लीट हुआ, उसके लिए जो टाइम लगा उसको हमने टाइम पीरियड बोला. एक वेव ऐसे ऊपर गया, नीचे गया और वापस अपनी जगह पे आ गया. ओके, तो एक वेव के लिए जो टाइम पीरियड लगा उसको हमने टाइम पीरियड बोला. लेकिन अब क्या है, फ्रीक्वेंसी इज दी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड. मतलब 1 सेकंड में कितने वेव्स हो रहे हैं, मतलब 1 सेकंड, अभी स्टार्ट करो, टाइमर स्टार्ट करे तो ऐसे 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 1 सेकंड, तो 3 वेव हो गए, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 3. डन. अभी टाइमर स्टार्ट किया और 5 वेव हो गए, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 5. डन. सिंपल है. जैसे लास्ट चैप्टर में ऑसिलेशंस में था, 1 सेकंड में कितनी बार वो पेंडुलम ऐसे 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 कर रहा है, तो 1 सेकंड में अगर 10 बार कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ऑसिलेशंस की 10. वैसे ही 1 सेकंड में हमारा अभी वेव चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितने वेव अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब एक बार क्रेस्ट पे और एक बार ट्रफ पे जाके वापस मीन पे आ रहा है. एक साइकिल मतलब एक बार क्रेस्ट पे गया, मीन से एक बार क्रेस्ट पे गया, फिर वापस मीन पे आया, फिर वापस ट्रफ पे गया और वापस मीन पे आया. इतनी, ये मीन से स्टार्ट करके एक बार क्रेस्ट पे गया, फिर मीन पे आया, फिर ट्रफ पे गया और फिर वापस मीन पे आया. इतनी साइकिल, ये एक साइकिल है. तो इतने के लिए जो टाइम लगेगा वो है टाइम पीरियड. और 1 सेकंड पर्टिकुलरली फिक्स्ड है कि 1 सेकंड में ये कितनी बार हो रहा है ऐसा. 1 सेकंड में ऐसा हो सकता है कि पूरा एक बार भी ना हो. 1 सेकंड में ऐसा हो सकता है कि पूरा एक बार भी ना हो, मतलब 1 सेकंड में यहां से यहां तक का ही कंप्लीट हुआ सिर्फ. और इतना कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, 2 सेकंड. कितना टाइम लगा, 2 सेकंड. मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकंड. क्योंकि यहां से यहां तक का कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड. तो आधा कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड. ओके, तो 1 सेकंड में कितना कंप्लीट हुआ, कितने वेव्स कंप्लीट हुए, एक भी पूरा तो एक भी नहीं, आधा कंप्लीट हुआ. तो फिर हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.5. सिंपल है. डन. ओके, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज द रेसिप्रोकल. तो हम न्यू से डिनोट करेंगे, हम एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, हम न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, हमारी मर्जी. ओके, तो न्यू इज इक्वल्स टू 1/t. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज. और इसके अकॉर्डिंगली लिखना हो तो सेकंड इनवर्स. और हर्ट्ज तो हमारा है ही, क्योंकि उसने दिया किसने था, हर्ट्ज ने दिया था. ये किसने दिया था, हर्ट्ज ने दिया था. पर्टिकुलरली हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, वैसे थियरी आएगी फ्यूचर में. अच्छा चलो, हाँ, नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलरली हम जब एक तो लीनियर, जैसे लास्ट चैप्टर में भी लीनियर ऑसिलेशंस एंड एंगुलर जो मूवमेंट हो रही थी वो. ओके, लीनियर ऑसिलेशन, लीनियरली टू एंड फ्रो, और सर्कुलर मोशन में टू और फ्रो.
ओके तो वैसे ही यहाँ पर जो भी वेव्स होंगे वो वेव के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम बोलेंगे बाय द सेम फॉर्मूला। ओके तो बाय दिस, क्योंकि ये तो देखो कर्वेचर ही है ना। ओके तो पर्टिकुलरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी वहीं से हमें मतलब फेज पता चल जाएगा। ओके वो तो आगे डिस्कस करते हैं, वो भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था ऑसिलेशंस में। लेकिन ये है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हम जैसे डिनोट करते थे वैसे ही करना है ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ लिखते थे, याद हो तो। ओके तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ और एफ को लिखते थे 1/t, ये रहा तो 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। डन, सिंपल। ओके रोटेशनल मोशन में जब हम कंसीडर करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेंगे, लीनियर मोशन में कंसीडर करेंगे तो वेव का क्या लेंगे, लीनियर फ्रीक्वेंसी लेंगे। सिंपल, डन। ओके नेक्स्ट, ये चीज नहीं है जो हमने नहीं देखी है, यहाँ ध्यान देना। ओके यहाँ तक का जो भी हमने डिस्कस किया वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ये जो हम बोल रहे हैं वो हमने डिस्कस नहीं किया था। तो ये है वेव नंबर। क्या है, वेव नंबर। तो वेव लेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर बोलते हैं। वेव लेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर बोलते हैं। सिंपल। ओके मतलब ये जो हमारा लैम्बडा है, लैम्बडा क्या है हमारी वेव लेंथ, तो वेव लेंथ का रेसिप्रोकल वो हो जाता है वेव नंबर। मतलब इसका यूनिट क्या होगा, चलो तुम बताओ। यस ओके लेंथ का इनवर्स, तो जनरली हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो सेंटीमीटर का इनवर्स, तो मीटर में लोगे तो मीटर इनवर्स। ओके सो ये है हमारा, ये न्यू था और ये है न्यू बार। इसको हमने न्यू बोल रहे हैं, न्यू NUW न्यू। ओके तो इसको हम बोलेंगे न्यू और ये बार। तो न्यू बार क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को, इट इज जस्ट अ नंबर। ओके तो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे हम, वेव नंबर। डन। ओके तो ये हो गया हमारा वेव नंबर 1/लैम्बडा। ओके देन नेक्स्ट फेज, तो लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया, फेज इज नथिंग बट टू डिसाइड उसकी लोकेशन, उसका पोजीशन कहाँ है। ऑसिलेशंस कर रहा है अगर तो वो अभी कहाँ है वो बताना पड़ेगा। ओके जैसे ऑसिलेशन, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था कि भाई ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम पे गया फिर वापस मीन पे आ गया, तो अभी मुझे बताना हो कि ये वापस यहाँ आया। तो हम ऐसा तो थोड़ी बोल सकते कि यहाँ है, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मीन पे आया। मीन पे तो स्टार्टिंग में भी होता है, मीन में तो हाफ कंप्लीट कर ले तब भी होता है, और मीन पर तो फाइनल पे पहुंच जाए, एक साइकिल कंप्लीट करके आए तब भी होता है। तो कौन से मीन की बात कर रहे हो, तो उसके लिए फिर हमें एंगल बताना पड़ेगा और लोकेशन बतानी पड़ेगी। वही एंगल और लोकेशन क्या है, हमारा फेज, जैसे लास्ट चैप्टर में था वैसे। डन। ओके चलो वो कर्टेन को थोड़ा और नीचे कर दो ना, वो ऐसे ही हिलता ना। ये हिल क्यों रहा है, विंडो तो बंद है, विंडो बंद है ना या खुली है। हाँ इसके लिए है। ओके चलो हाँ अब नहीं लिखा। सो फेज, तो फेज इज नथिंग बट टू चेक और टू लोकेट और टू गिव द पोजीशन ऑफ द वेव्स। मतलब कि हम वेव्स ऐसे मोशन कर रहे हैं और हमें तुम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पर तो कैसे, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम ऐसे बोल सर क्रेस्ट पे है। अच्छा ठीक है, लेकिन कौन से क्रेस्ट पे है, यहाँ पर दूसरा भी क्रेस्ट है। ओके तो कौन से क्रेस्ट पे है, तो हमें बताना पड़ेगा कि अगर ये पूरा 2 पाई है, इतना पाई है, तो इतना हो गया π/2, तो फेज हो गया मेरा π/2। अभी यहाँ पर होता तो वहां पर मैं π/2 नहीं बोलता, वहां पर मैं बोलता 3π/2। अंडरस्टूड। ओके क्योंकि ऐसे सर्कल में हम गिनते थे ना, ऐसे सर्कल में याद है ना, ये हो गया 0, फिर ये हो गया π/2, फिर वापस π/2 ऐड करो तो π/2 प्लस π/2 क्या होता है, पाई, फिर पाई में π/2 ऐड करो तो वो क्या हो जाएगा 3π/2। डन। पाई में π/2 ऐड करो, देखो ये पाई है प्लस π/2, 2 LCM, सो 2 पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3π/2 आ गया। अब 3π/2 में वापस π/2 ऐड करो, तो 3π/2 में हम π/2 ऐड कर देंगे, 2 तो सेम है तो 3πn पाई 4π/2, ये 2 2 जा गया तो 2 पाई, तो ये वापस कितना आ गया दूसरी बार में 2 पाई। अभी 2 पाई में वापस π/2 ऐड करो, 2 पाई में क्या ऐड करेंगे हम π/2, तो 2 पाई में π/2 ऐड करो, देखो 2 पाई और उसके बाद प्लस π/2, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई मतलब 5π/2, तो ये हो गया
5 पाई बाय 2। फिर ये हो जाएगा 2 पाई है तो ये हो जाएगा 0, फिर 2 पाई और ये हो जाएगा 3 पाई, फिर ये हो जाएगा, ये 5 आया तो यहाँ आएगा 7 पाई बाय 2, ये 2 आया तो अब आएगा 4 पाई, ये 5 आया तो 5 और 4 9 पाई बाय 2। वैसे बढ़ता जाएगा, कितनी बार तुम जा रहे हो उतनी बार। ओके जैसे कितनी बार रोटेट किया, अगर 4 बार रोटेट किया, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैंने यहां से स्टार्ट किया, 3 बार में पूरा सर्कल घुमा और 1 बार में आधा सर्कल घुमा, तो टोटल एंगल बताओ कितना घुमा मैं। 3 बार पूरा सर्कल घुमा और फिर जब चौथी बार घूमना स्टार्ट किया तो आधा सर्कल घुमा, सेमी सर्कल, तो टोटल कितने एंगल से मैंने रोटेशन किया स्टार्टिंग से। अरे जल्दी कितनी देर में, सिंपल क्वेश्चन। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 3 बार पूरा घूम लिया, 1 2 3 और चौथी बार आधा घूमा, तो कितना एंगल मैंने टोटल ट्रैवल किया। इतना टाइम क्यों लग रहा है? 7 पाई। हाँ 7 पाई। ये 1 बार घुमा तो 2 पाई आ गया था, दूसरी बार घुमा तो 4 पाई आ गया, तीसरी बार घुमा तो 6 पाई आ गया और चौथी बार आधा घुमा तो 6 पाई प्लस पाई कितना होता है? 7 पाई। खत्म, डन। ओके चलो, आज फिजिक्स का पेपर था, अच्छा गया है सबका, देखते हैं अभी। हाँ सबका मतलब सीबीएसई, जीएसई का अभी बाकी। ओके चलो, ये सब क्लीन कर दो, अभी बहुत हो गया। ओके हाँ तो क्लीन। नाउ नेक्स्ट, तो फेस किसके लिए? लोकेशन और पोजीशन डिनोट करने के लिए, ठीक है। कैसे लिखी हुई होगी? तो जैसे हम इक्वेशन लिखते थे ना, यही, ये साइन फंक्शन कॉस फंक्शन के साथ जो भी लिखा हुआ होता है वो सारा का सारा फेज है। साइन और कॉस फंक्शन के साथ जो भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्या है? फेज। डन। ओके चलो, देन नेक्स्ट, ये नया है, एक वेव नंबर नया था और एक नया है वेव इक्वेशन। ओके चलो, हाँ सो नेक्स्ट वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं तो आगे हम देखेंगे, लेकिन दिस इज वन टाइप ऑफ वेव इक्वेशन। देखो वेव इक्वेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, कैसे पढ़ेंगे? डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन है लेकिन 2 बार कर दिया, एक बार अगर हम करेंगे तो क्या बोलेंगे? डी वाई बाई डी टी, ऐसा बोलेंगे। अब डी वाई बाई डी टी को ही फिर से दूसरी बार करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। डन। ये दूसरी बार, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। पहली बार करोगे तो क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड टाइम करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड टाइम भी होगा, तुम्हें नहीं होगा, मैथ्स के स्टूडेंट को होगा। ओके, थर्ड टाइम करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव, तो कुछ नहीं, तीसरी बार करो। एक बार, जैसे मेरे पास क्या है, ये y है, मेरे पास y है, y पहली बार कर रहा हूँ, सो d बाई डी टी ऑफ y, तो उसको हम क्या लिखते थे? dy बाई डी टी। फिर दूसरी बार, एक बार कर दिया सेकंड डेरिवेटिव, तो d बाई डी टी ऑफ, किसका करो? इसका ही करो सर, तो उसका ही करता हूँ, dy बाई डी टी। तो ये जब करूंगा तो उसको लिखते कैसे हैं? डेल स्क्वायर वाई, डी भी लिख सकते हो लेकिन अभी डेल लिख रहे हैं, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है वैसे, सेकंड डेरिवेटिव। डन। ओके, ये तो समझ में है इसलिए। तो हमारा ये इक्वेशन है वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, ये जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ये किसका इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट का, y डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, और ये किसका इक्वेशन है? पूरे के पूरे वेव का इक्वेशन है, ये पूरा का पूरा जो वेव है उसका इक्वेशन है। डन। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे अगर डिनोट किया तो y क्या है? हमारा जो फंक्शन है वो टाइम है, x भी हमारा x और y डायरेक्शन है, और ये v जो है वो वेलोसिटी। डन। तो डिफरेंट
कंडीशंस के लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, फॉर्मूला है, तो अभी हम आगे वो देखेंगे, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। लेकिन वेव इक्वेशन ऐसा दिखता है सिंपली, अभी इतना सिर्फ याद, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो मैं पता है एक ही तो इक्वेशन देखा, वो तो इस टाइप का था, तो वो डिस्प्लेसमेंट का था, ऐसा दूसरा इक्वेशन दिखेगा, वो क्या है, वेव इक्वेशन। डन। और उसमें v वेलोसिटी है, x और y एक्सिस है, और t है हमारा टाइम। डन। अच्छा चलो, जैसे कि हम यहाँ निकालते थे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, वहां पर क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ऐसे ही लिख देते थे। ओके, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस और माइनस kx। डन। k कांस्टेंट है, फिर से y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस और माइनस kx। अभी याद रखना, यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है तो तुम लिख लो, अगर हमारा वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा हो, अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा हो तो यहाँ पे साइन आएगी माइनस, उल्टा है, अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव जा रही है तो साइन कौन सी आएगी, माइनस, और अगर नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन आएगी प्लस। मतलब पॉजिटिव में जाए तो साइन माइनस और नेगेटिव में जाए तो साइन प्लस। कहां पर, यहां पर, इसलिए प्लस और माइनस लिखा हुआ है। इट डिपेंड्स कि तुम्हारा वेव कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। डन। तो पॉजिटिव x में जाए तो हम क्या लेंगे, माइनस, और नेगेटिव x में जाए तो क्या लेंगे, प्लस। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स, तुम इसका उल्टा भी लिख सकते हो, के एक्स प्लस और माइनस ओमेगा टी, उसका मीनिंग भी सेम है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। डन। अगर ऐसा लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे माइनस लिखा हुआ है तो मैं पूछूं अगर कि वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, पॉजिटिव एक्स। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, देखो ऐसा फिर कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं, अगर मैंने ऐसे उल्टा कर दिया, कि एक्स कर दिया, फिर वापस नेगेटिव और ओमेगा टी, अब मैं अगर पूछूं कि वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी क्या, पॉजिटिव ही। मतलब कहने का मीनिंग ये है, ये पहले लिखा हो या ये पहले लिखा हो उसका फर्क पड़ता नहीं है। तो तुम ऐसा मत सोचना कि यहाँ माइनस था तो ये बाद में था, लेकिन अभी तो ये आगे आ गया तो उल्टा आंसर आ जाएगा, नहीं, सेम आंसर आएगा। मीनिंग ओमेगा टी एंड के एक्स की लोकेशन तुम चेंज कर दोगे, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब भी डिटेल्ड में आएगा तब डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी 11th के लेवल पे जो तुम्हें पता होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। अंडरस्टूड। अभी लास्ट ही 2 दिन पहले ही टेस्ट लिया था, तो उसमें ही, इसमें से मैंने एक क्वेश्चन था, मुझे यहाँ से देख के याद आ रहा है, ऐसा ही था, और 3 में से एक ने तो गलत ही लिखा था। सेम 12th के हमारा जो टेस्ट था फिजिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन था, इक्वेशन दे दिया था, ओके, और ऐसे माइनस साइन था, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव मतलब बोर्ड में ही 4 MCQ, ये इक्वेशन है, सिर्फ ये बताओ कि वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, वो भी गलत किया। अभी वो एकदम सिंपल, अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया, लेकिन अभी 12th बोर्ड में भी पूछे, और 12th में भी है वेव्स चैप्टर, ओके, वेव्स वापस आएगा, लेकिन ये बहुत बेसिक है, अभी इतना बेसिक हम पढ़ लिए, फिर यही बेसिक वापस 12th में नहीं पढ़ेंगे हम, ओके। तो ये तुम्हारा याद होना चाहिए, अब इससे आगे बढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का इंट्रो देखेंगे सिर्फ, लेकिन वहां पर डिटेल्ड में देखेंगे, तो डिटेल्ड में देखने के लिए वापस इंट्रो नहीं पढ़ेंगे, ओके। मतलब तुम समझे नहीं होंगे तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा लेवल क्या होना चाहिए वो बोल रहा हूँ। अगर नहीं है तो जैसे मुझे याद दिलाना ही पड़ेगा, ओके। जैसे अभी 10th का याद ना हो और 10th का कंसेप्ट आए तो मुझे बताना पड़ेगा ना, ओके। सो वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो लेवल पर हमारा लेवल क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी बोलते हैं ना, कि समझने के लिए पहले का अगर ज्यादा क्लियर नहीं है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अभी मैं बोल दूं कि ये पूरा का पूरा जो फेज है, पूरे के पूरे फेज की वैल्यू है 0। ये सारी वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा टी के एक्स सारी वैल्यू पुट कर दी, और वहां पर क्या है 0। और फिर मैं बोलूं कि मेरा ऑब्जेक्ट वेव पर कहां होगा, इतना वेव ड्रॉ किया है मैंने यहां तक का, और मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यू 0 है, पूरी साइन के अंदर जितने भी है वो सारी वैल्यू पुट करके अंदर आंसर आ गया 0। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां होगा, कहां होगा,
सिंपल है। वो क्या शो कर रहा है? फेज। और फेज मैंने क्या बोला? जीरो। जीरो है, जीरो पुट करो, साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए मैंने बोला साइन जीरो जीरो। ओके, तो साइन जीरो जीरो मतलब ये पूरा जीरो हो गया, जीरो इंटू ए वापस जीरो, मतलब वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। मतलब तुम ऊपर गए ही नहीं और ना ही नीचे गए हो, मतलब तुम मीन पोजीशन पर हो। अंडरस्टूड? तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होगा। ओके, तो वैसे तो फिर अभी जैसे मुझे बताना पड़ेगा। ओके, बताना ही पड़ेगा और मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ओके, तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू ये सारी हमें याद रहनी चाहिए। ओके, फिर सपोज हम नेक्स्ट टाइम फिर से पढ़ेंगे तो मैं बोलूंगा कि भाई वेलोसिटी मुझे निकालना है, तो मैं किसका डिफरेंशिएशन करूँ तो वेलोसिटी मिलेगी? निर्भय बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी का डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी मिलती है? कौन सी प्रॉपर्टी का? डिस्प्ले कौन सी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी मिलती है? dx by dt। हाँ, वो बात सही, गुड। उसको वो उसमें क्या क्या है सब? ये x क्या है, ये t क्या है? x है डिस्टेंस अच्छा, और t है टाइम। चलो ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है वो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी मिलती है। कौन सी प्रॉपर्टी का दो बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन मिलता है? dv by dt। दो बार, वही आंसर है डिस्प्लेसमेंट। x का ही एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और उसका दूसरी बार कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो प्रॉपर्टी आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे चेंज कर दिया। अगर ऐसा सीधा सीधा पूछ ले कौन सी प्रॉपर्टी का एक बार डिफरेंशिएशन करने से, या एक बार दो बार बताए ही ना, सिर्फ इतना बोले कौन सी प्रॉपर्टी का डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन मिलती है, तो आंसर आएगा वेलोसिटी। सिर्फ उन्होंने इतना बोल दिया कौन सी प्रॉपर्टी का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन मिलता है, तो वेलोसिटी ना आगे आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दो बार किया हमने। तो x था dx by dt v हुआ और dv by dt a हुआ। डन। तो ये बेसिक है, तो ये मैं रिपीट करवाता रहूंगा, लेकिन ये जरूरी है बेसिक के लिए। मतलब जैसे 12th पढ़ेंगे तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ओके, चलो वापस आते हैं। तो जैसे मैंने अभी, चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फेज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब मैं बोलूँ कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो साइन ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू है वो पूरी वैल्यू कहाँ क्या है? 1। अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? मैंने पहले बोला था कि ये पूरी वैल्यू 0 है, अब मैं बोल रहा हूं पूरी वैल्यू 1 है, तो कहाँ होगा? मीन पे ही होगा या कहीं और होगा? ये तो a पर भी डिपेंड करेगा। ए तो ए है फुल, ए मतलब एम्पलीट्यूड, वो तो है फुल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव मतलब देखो ये पूरी वैल्यू साइन 0 0 होता है, तो ये 1 कब होता है? 90 पर। ओके, तो तुम्हारा 90 कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आया? इसकी वैल्यू भी पूरी अगर 1 गिन लो तो a इंटू 1 क्या होता है? a मतलब एम्पलीट्यूड। और वैसे भी अगर गिनो तो यहाँ तक का तुम्हारा कितना है? 2 पाई। जैसे ऑसिलेशन रोटेटिंग में हम ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले तो ये कितना हो गया? 2 पाई। वैसे यहाँ पे पूरा एक वेव कंप्लीट कर ले तो क्या हो गया? 2 पाई। तो उसका आधा, यहाँ पे आधा क्या है? पाई। इसका आधा क्या है? पाई। फिर पाई का भी आधा, क्या है? पाई बाई 2। तो ये पाई का भी आधा क्या है? पाई बाई 2। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ 1 है तो साइन 1 कब होता है? पाई बाई 2 पर, 90 पर, तो ये यहाँ होगा। अंडरस्टूड? वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और जा भी सकते हैं। अच्छा चलो, तो ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पर मैं जो बताई वो लिखी नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैंने बोला कि लिख लेना अगर। और ये मैंने जैसे बताया कि अभी 2-3 दिन पहले ही 12th के टेस्ट में पूछा गया था और किसी का गलत आंसर भी है, तो ऐसा गलत आंसर नहीं होना चाहिए। सिंपल याद रखो, क्या अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव जा रहा है तो बीच में माइनस होगा, और अगर नेगेटिव x में जा रहा है तो बीच में प्लस होगा। ओमेगा टी पहले लिखा हो या kx पहले लिखा हो उससे फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा चलो सो
k की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा, हमारा कांस्टेंट है k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू और 2 पाई f, वो तो हमारे पास है ही। अगर हम ये वैल्यूज का यूज करें तो हमें फिर से वेलोसिटी मिल जाएगी। देखो यहाँ पर हमारा जो वेव इक्वेशन है उसमें वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तुम्हें यहाँ पर लेना है जो भी टाइम के कोएफिशिएंट को, यहाँ टाइम का कोएफिशिएंट कौन है, ओमेगा, तो तुम्हें ओमेगा लेना है। डन। टाइम का कोएफिशिएंट जो भी हो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में, ये किसका इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का। तुम कर क्या रहे हो, तुम वेलोसिटी ढूंढ रहे हो। ओके, तो वेलोसिटी ढूंढनी हो तो मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ, याद रखो क्या करना है। टाइम का कोएफिशिएंट ले लो, यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा ले लो, 2 ओमेगा हो तो 2 ओमेगा ले लो। ओमेगा बाई, अभी मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा ओमेगा टी बाई 2, तो टी का कोएफिशिएंट क्या हो गया, ओमेगा बाई 2 हो गया, वो 2 भी उसके कोएफिशिएंट में ही गिना जाएगा। अंडरस्टूड, तो वो ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय x का जो कोएफिशिएंट होगा वो नीचे आएगा, दैट्स इट। तो लिख दिया मैंने ओमेगा बाय k, तो एक नई वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया, दैट इज ओमेगा बाय k। डन। ओके, ये समझ में आ गया, पक्का। ओके, तो वेलोसिटी कैसे ढूंढेंगे फिर से बता रहा हूं, जो t का कोएफिशिएंट होगा वो ऊपर और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो नीचे। याद कैसे रखोगे, जैसे dx by dt बोलते हैं, dx by dt, तो t नीचे है ना तो उसका कोएफिशिएंट ऊपर आएगा, और x ऊपर है तो उसका कोएफिशिएंट नीचे आएगा। डन। याद रखने के लिए अगर ऐसा याद रखना हो तो, अदरवाइज सिंपली मैंने बता दिया क्या कि ओमेगा t का जो कांस्टेंट होगा, कोएफिशिएंट होगा वो ऊपर, और x का जो कोएफिशिएंट होगा वो नीचे। डन। ओके, तो एमसीक्यू तो हो जाएंगे इतने से। अच्छा चलो अभी यहाँ पर वैल्यू पुट करें, ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू है तो 2 पाई न्यू पुट कर दिया, और k की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा, तो वो भी हमने पुट कर दिया। दोनों वैल्यू पुट कर दे तो एक और नया वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। 2 पाई गया तो ये आ गया हमारा क्या, v इज इक्वल टू, ये लैम्डा है और ये है न्यू, तो न्यू नीचे चला जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये डिवाइड है, ये तो 2 पाई न्यू है और ये क्या है 2 पाई बाय लैम्डा। तो होगा क्या यहाँ पर, ये देखो ये न्यू है और ये v है, थोड़ा क्लीन कर दूं। अच्छा देखो क्या है यहाँ पर 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू, और यहाँ पर क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय लैम्डा, ये 2 पाई तो कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया न्यू, और ये 1 बाय लैम्डा है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया लैम्डा। अभी v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो ये रहा, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा आ गया। अब लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, इसको नीचे भेज दो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v बाय न्यू। डन। क्या आया, लैम्डा इज इक्वल्स टू v बाय न्यू, और न्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर न्यू के फॉर्म में चाहिए, न्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v बाय लैम्डा। याद आया, कुछ दिखा सा लग रहा है, केमिस्ट्री में आया था ये, फोटोन की एनर्जी, E इज इक्वल्स टू प्लैंक्स एनर्जी का फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू h न्यू लेते थे हम। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी थी, याद हो तो ये भी फ्रीक्वेंसी ही है, और अगर फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते थे, दैट इज E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, where c is the velocity of light और photon। ओके, तो देखो c वेलोसिटी है, यहाँ पर भी v वेलोसिटी ही है, तो सेम है कोरिलेशन। ये याद हो तो भी ये याद रह जाएगा, ये केमिस्ट्री में पढ़े थे हम। ओके, तो E इज इक्वल्स टू h न्यू, फोटोन की एनर्जी का इक्वेशन फॉर्मूला ये इक्वेशन है, E इज इक्वल्स टू h न्यू, where h is प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू पता है किसी को? चलो सही, गुड, इतना तो पता है, 6 पॉइंट, और 10 रेज टू 6.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। यस, ओके, सो दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब कुछ याद रखो अब 11th में जो हो, लेकिन 12th में आने वाले हो, ठीक है। हाँ, सो प्लैंक्स कांस्टेंट, सी की वैल्यू, तो अब तो ऐसा कोई मत नहीं है ना कि जिसको सी की वैल्यू याद नहीं है। लाइट के लिए, लाइट की स्पीड तो पता ही है ना सबको, नहीं तुम्हें ये तो पता है, मुझे पता है। ईशा कितनी है क्या? सोचो तुम, ऐसा मत करो, स्पीड ऑफ लाइट सिंपली पूछ रहा हूँ। निर्भय बोलो, अच्छा बोलो तो सही। 6.0
क्या बोल रहे हैं? तो बोलिए सर। या वो गेट ले सर वही आ जा रहा है। चौके बना रहे हैं, स्पीड भी नहीं, लाइट की स्पीड नहीं, तो सेकंड चैप्टर। अच्छा, बोलो हिमांशु। 3 to 10 raised to 8 अरे मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत बेसिक हो गया, ये तो 10th में भी आया था, सब जगह आया था ये तो। अच्छा चलो, सो याद रखो सब, ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक। नहीं तो इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बोर्ड में जो एमसीक्यू होते हैं, जो 16 होते हैं सीबीएसई में और 50 होते हैं जीएसईबी में, ओके, तो वो इतने इजी होते हैं, इतने इजी होते हैं कि तुम ऐसे ही टिक कर दोगे, लेकिन वहां पर भी आंसर गलत हो जाते हैं। मैं इन लोगों को भी 12th के ये जो टेस्ट पेपर लिए, मैंने पूरा पेपर निकाला, फिर भी हाँ सीबीएसई में तो एमसीक्यू में मार्क्स आए हैं, लेकिन 2 के आए हैं, कुछ चिराग के नहीं आए थे। और जीएसईबी में भी उसको मुझे अभी उससे बात करनी है, उसका तो अभी बाकी है पेपर। लेकिन कहने का मीनिंग है कि एमसीक्यू में मार्क्स जाए मतलब ये अच्छी बात नहीं है, और बोर्ड की एग्जाम में एमसीक्यू तो आ जाए वैसे ही होता है, ओके। ऐसा नहीं है कि टफ नहीं होते, टफ भी होते हैं, बट सोचना पड़ेगा, थोड़ा गिनना पड़ेगा, ओके। लेकिन सारे के सारे नहीं, लेकिन से 16 एमसीक्यू है तो 16 में से 10 तो ऐसे ही होंगे जो तुम इजीली टिक कर दोगे। ये एकदम बेसिक, ओके। बट उसके लिए नॉलेज थॉरली होना चाहिए, ओके। उसके लिए ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट पढ़ लिया और उसमें से आ गया, सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, ओके। चलो तो यहाँ तक का समझ में आ गया। तो वेव इक्वेशन पे हम थे, तो जो इक्वेशन वेव को डिफाइन कर ले वही है हमारा वेव इक्वेशन, जो ऐसा कुछ दिखता है, del² इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू del² डन। इसमें v क्या है, वेलोसिटी, बाकी x और y तो हमारे एक्सिस है, t टाइम है। अच्छा, अब यहाँ पर से हम एक्सिस है, मतलब एक्सिस मतलब ये, तो y मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम जो लेते हैं वो। अच्छा, फिर यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया। जो टाइम का कोएफिशिएंट हो उसको ऊपर लिख दो, और जो x का कोएफिशिएंट हो उसको नीचे लिख दो, तो वो जो रेशियो आएगा दैट इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे आ गया ω/k, ओके। यहाँ से एक नया रिलेशनशिप भी मिला हमें, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू v/μ, ओके। तो कौन सा पूछा है, इतने सारे फॉर्मूला है, लेकिन सर कौन सा अप्लाई करें। अभी तुम्हें गिवन है फ्रीक्वेंसी, और तुम कंटिन्यूअसली ये लगाओगे तो लगेगा ही नहीं, से यहाँ फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर तुम्हें। तो ये डिफरेंट रिलेशन है। फिर ओमेगा को लिखो 2πν, तो वहां पे न्यू आ गया, तो तुम यूज कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूला यूज करना है। ये तो एक ही इक्वेशन के जैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन के कितने सारे फॉर्म्स देखे थे, तो अलग अलग फॉर्म्स है, लेकिन यूज कौन सा करना है, वो क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली। डन, ओके। चलो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटेंसिटी। ये क्लीन कर दूं सब, ओके। लास्टली इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या है, तो वेव की जो भी एनर्जी होगी, वेव की जो भी एनर्जी है वो पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर टाइम में, मतलब यूनिट टाइम पीरियड में पर्टिकुलर एरिया पर कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, यही है हमारी इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तुम फॉर्मूला से भी डेफिनेशन याद रख सकते हो। इट इज द एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर एरिया पर जितनी भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव इंसिडेंट हो रही है उसी को हम बोलते हैं आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, आई इज, ऐसा सब होगा, फिर पेपर आएगा तो आई, तो पहले तो कौन सा चैप्टर का आई है वो पता कर, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करोगे तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है वेव्स में, ये अंडरस्टूड, ओके। तो मिक्स मत कर देना सब। तो I इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ द वेव, दैट इज इक्वल्स टू E अपॉन एरिया इनटू T। ये A क्या है, अभी तो बोला एरिया है, एरिया है, A इज द एरिया। एंड अब याद रखो, और कंफ्यूज करता हूं तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A², ये A एम्पलीट्यूड है।
तो फर्क मैं बोल रहा हूँ ना मुंह से लो बस पूरा लिख देता हूँ इससे हमें पढ़ के जाएंगे तो कौन सा है क्या? नहीं तो अब वही तो याद रखना है। डेफिनेशन याद हो तो फिर तुम यहाँ पर एरिया नहीं बोलोगे, क्योंकि डेफिनेशन में ही तुम्हें पता है कि एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर डायरेक्टली है। ओके सो वो तो amplitude है। हाँ वो एम्पलीट्यूड है, वही तो, इसलिए वो एरिया नहीं है, ऐसा पता चल जाएगा ना तुम्हें। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब अगर एम्पलीट्यूड, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि वेव का, जैसे ये दूसरा, ऐसे भी इक्वेशन होते हैं, देखो इतना इजी इक्वेशन, ऐसे ये दूसरा वेव हो गया। ओके अब ये दो वेव बोल दिए और बोले कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ से देख के दो, बस इसमें सिर्फ इतना देखना है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, इसका इतना है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो भाई इसका ज्यादा, खत्म बात। ओके लेकिन ऐसा देंगे नहीं, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या देंगे, ये ऊपर वाला तो होगा, कहाँ गया वो, ये ऊपर है। ओके और ये नहीं देंगे, क्या देंगे तुम्हें, नीचे से देंगे, मतलब से ऐसे देंगे। हाँ समझे ये, लेकिन यहाँ पे ये गिवन नहीं है। हाँ ये गिवन नहीं है, तो ये ग्रीन वाली लाइन गिवन ये गिवन ही नहीं है। हाँ ग्रीन वाली लाइन गिवन ही नहीं है, ऐसा गिवन है, लेकिन यहाँ पर वापस मैक्सिमम है। ओके ये ग्रीन वाली गिवन है वापस। ओके और यहाँ पर वैल्यू देंगे ऐसे कि डिस्प्लेसमेंट की यहाँ क्या वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ क्या वैल्यू है। तो भले ही ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में तुम्हें कोई डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, मान लो 10 सेंटीमीटर। ओके और ये है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, तो तुम सोचोगे ये तो -10 है लेकिन ये वाला ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये -10 है तो ऊपर ये भी +10 ही होगा ना, भले ही ड्रॉ करके ना दिया हो, लेकिन ऊपर नीचे सेम होता है क्रेस्ट और ट्रफ। ओके तो बड़ा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, भले ही ये नेगेटिव में है, ऊपर वाला ड्रॉ नहीं किया, लेकिन उसकी ही होगी जो ड्रॉ नहीं किया हुआ है। कंफ्यूज करने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज सिंपल दो ऐसे, एक ऐसे और दूसरा ऐसे दो दे देंगे तो इसमें तो तुम बता दोगे कि सर ये वाला ज्यादा इंटेंसिटी का है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए एक का ऊपर का पार्ट दे दिया, दूसरे का नीचे का पार्ट दे दिया, अब बताओ कि कौन से कलर वाला या कौन से नंबर वाला ज्यादा एम्पलीट्यूड का है और किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अंडरस्टूड? ओके तो थोड़ा बहुत अभी हम ऐसे अगर पूछ लिए कि ये गिवन नहीं है और नीचे का, और नीचे में ये छोटा वाला नहीं गिवन है, ऊपर बड़ा वाला नहीं गिवन, नीचे ये छोटा वाला नहीं गिवन, तो अब हम क्या करें सर, कलर दोनों के अलग अलग गिवन होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, या फिर लाइनिंग अलग अलग गिवन होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये दोनों सेम वेव नहीं है। तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, सिंपल। ओके तो वो थोड़ा बहुत इसलिए को बोलते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया, अदरवाइज ये पूछ लेंगे तो सिंपल कर दिया। लेकिन इसका आंसर देने के लिए ये तो पता होना चाहिए ना, इसका आंसर देने के लिए ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ द वेव। डन? चलो हाँ इंटेंसिटी ऑफ द वेव और पर्टिकुलरली इंटेंसिटी ऑफ द एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इंटेंसिटी जो है हमारी वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो हमें पता ही है, जैसे कि यहाँ तालाब है और यहाँ पर भजन सुनाई दे रहा है, यार मैं ये भजन बहुत सुनता था। आज पीछे आगे जो मंदिर है उसको 25 साल हो गए, तो इसलिए सब फंक्शन हो रहा है। हाँ तो क्या है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड, वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो तो हमें पता ही है। तालाब है और जहां पत्थर हम मारेंगे तो वहां पर जो वेव का एम्पलीट्यूड होगा और उससे थोड़ा दूर वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। कहाँ ज्यादा होगा, जहां पत्थर मारा है वहां पे ज्यादा बड़े वेव्स होंगे और जो दूर है वहां पर छोटे छोटे वेव्स होंगे, पता ही है। तो डिस्टेंस के तो जो दूर है तो एम्पलीट्यूड कम आया, एम्पलीट्यूड कम आया तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम ही होगी। तो मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डन? सिंपल।
इतने इतने रिलेशन पता हो तो एमसीक्यू टिक हो जाएंगे। केमिस्ट्री में भी तुम्हें सिर्फ इक्वेशन पता हो, पूछते कैसे है, थियरी के टाइम पे मैं तुम्हें बताता रहता हूँ कि कैसे पूछते हैं उल्टा पुल्टा करके, तो वो ध्यान से, इसलिए तो मैंने पता है मैंने 11th स्टार्ट किया था, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही बताया था कि ऐसे में जो बता, वैसे तो हम प्रैक्टिस करेंगे लेकिन ऐसे जो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ तो उस पर फुल फोकस करो या फिर कहीं पर लिख लो। ओके, जस्ट लाइक एज ए नोट्स कि कैसे कंसेप्ट लिखना है, ना कि क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो 10 तरीके से पूछ सकते हैं यार, लेकिन ये इतना पता हो मुझे तो भले 10 तरीके से पूछे, मुझे तो पता है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वहां से भले ही ना 10 तरीके से पूछे, कंसेप्ट मुझे यही लगाना है, एम्पलीट्यूड कितना है उससे मैं इंटेंसिटी बता दूंगा, दैट्स इट। ओके, तो ये कंसेप्ट हुआ। अभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो उसमें हमें फिर वो अलग अलग तरीके तो सॉल्व करने हैं, उसको याद रख के उसकी नोट्स नहीं बनानी, कंसेप्ट की नोट्स बनानी। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था इंटेंसिटी ऑफ द वेव। सब कुछ समझ में आ गया? मेजरली हमने नया क्या देखा? नया देखा वेव नंबर, नया देखा वेव इक्वेशन और इंटेंसिटी ऑफ द वेव। बाकी सब तो हमें पहले से ही पता था, तो वो सब रिवीजन था। ओके, तो वेव नंबर क्या है? लेमड़ा का मतलब कि वेव लेंथ का रेसिप्रोकल है वो। ओके, वेव इक्वेशन जो हमने पढ़ी वो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर वाली, उसमें वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो जो टाइम का कोएफिशिएंट है वो न्यूमरेटर में, और जो x का कोएफिशिएंट है डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में वो डिनोमिनेटर में, उससे हमें मिल जाएगी क्या? वेलोसिटी। अंडरस्टूड? वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से पता चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, मतलब वेव जा रहा है नेगेटिव में, और ओमेगा टी माइनस के एक्स है, मतलब वेव जा रहा है पॉजिटिव में। ये सब बातें हमने डिस्कस की। डन? ओके, बढ़े ना आगे? चलो।